अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऑपोजिशन तवील अरसे से हुकूमत को घर भेजने के दावे कर रही है, मगर इन दावों के बावजूद अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई है कि हुकूमत को कब और कैसे घर भेजा जाए। पीडीएम की जमातों ने पहले हुकूमत को गिराने के लिए धरना, लॉन्ग मार्च और इस्तीफों जैसे ऑप्शंस पर गौर किया, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम को इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन पर अमल करने का मशवरा देती रही, जिसकी वजह से पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दूरियां भी पैदा हुई। मगर अब दावा किया जा रहा है कि पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों हुकूमत को गिराने के लिए इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन पर एक पेज पर आ गए हैं, बस वक्त का तयन करना बाकी है। तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी तो तकरीबन है, फैसला होना है कि वक्त कौन सा सही है, मौजू वक्त कौन सा है। तैयारी तकरीबन है, तैयारी की हमें और ज़रूरत नहीं है, मगर हमें ये फ़ैसला करना है सारी अपोजिशन की जमातों ने बैठ के कि कब, किस वक्त, किस दिन करना है। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक ये कह रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली के लिए तैयारी मुकम्मल है, मगर वक्त का तयन अभी भी नहीं किया गया है। अयाज सादिक ने यह दावा प्रोग्राम जिरगा में किया है, जिसकी तफसील आज आप रात 10 बजे देख सकेंगे। इस इंटरव्यू में अयाज सादिक ने यह भी दावा किया है कि नून लीग की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इन हाउस तब्दीली के बाद मुल्क में फौरी इलेक्शन चाहती है। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि इन हाउस तब्दीली के बाद क्या होगा, इस पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही हैं। नून लीग ये चाहती है कि इन हाउस तब्दीली के फौरी बाद इलेक्शन होने चाहिए, मगर दूसरी तरफ जराए से ये बात सामने आती रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। मगर अब अयाज सादिक ने दावा किया है इन हाउस तब्दीली की सूरत में आसिफ अली जरदारी भी फौरी इलेक्शन चाहते हैं। इमीडिएट इलेक्शन कराना चाहेंगे या कि जरदारी साहब तो चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट चले? फिर नहीं चाहते। मैं कोट कर रहा हूँ, जरदारी साहब ने मुझसे जो बात की, उन्होंने कहा कि इस पार्लियामेंट में आके जो हुकूमत लेगा वो तो अपने आप को भी ख़राब करेगा। ये मैं कोट इसलिए कर रहा हूँ कि जरदारी साहब ने मुझे राजा परवेज़ अशरफ साहब की मौजूदगी में ये बात की। मैंने भी कहा कि जी ये तो हम अगर लेंगे, जो 3 महीने रह जाएगा इमरान का सारा मलबा उसके ऊपर पड़ जाएगा। और वो ये भी कह रहे थे कि ये एक पार्टी पाकिस्तान को सीधी राह पे नहीं ला सकेगी। ऑपोजिशन हुकूमत को गिराने के लिए तैयारियां मुकम्मल होने के दावे कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 फरवरी जबकि पीडीएम 23 मार्च को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है, मगर वजीर दाखिला शेख रशीद ने आज पीडीएम से अपील की है कि 23 मार्च की कॉल वापस ले लें। लॉन्ग मार्च 4 दिन पहले या 4 दिन बाद में कर लें। 23 मार्च को ओआईसी के लीडर्स आ रहे हैं। 21 मार्च से बाद सड़कें 22 मार्च से बंद होंगी। आप अपने फैसलों पर गौर करें। कोविड है, इंटरनेशनल मामलात हैं और सैकड़ों की तादाद में गेस्ट जो हैं ओआईसी में आ रहे हैं और 23 मार्च की वो परेड में शरीक होंगे। 4 दिन आप पहले कर लें या 4 दिन जो है वो आप बाद में कर लें। ना हम जा रहे हैं, ना आप इस काबिल हैं कि आप आ रहे हैं। और अगर अपोजिशन ने कोई ऐसी बड़ी गलती की जिससे जमहूरी नुकसान हुआ तो ये इनका नुकसान होगा, ये इनके गले में बात पड़ेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ऑपोजिशन से 23 मार्च को मार्च ना करने की अपील करें। इसके अलावा क्या वाकई इन हाउस के लिए तैयारी मुकम्मल है और क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया? इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीएमएल के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, आपसे पहले शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने ज्वाइन किया। क्या वाकई इन हाउस तब्दीली के लिए तैयारियां मुकम्मल है? और पीएमएलएन जाहिर सी बात है अकेले तो नहीं ला सकती इन हाउस तब्दीली, तो अयाज सादिक साहब जब कहते हैं कि तैयारी मुकम्मल है तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड होगी, मुशावरत हुई होगी, तो बातचीत तय होगी आप दोनों के दरमियान? और शुक्रिया जी, जहां तक ताल्लुक अदम एतमाद का है, पीपल्स पार्टी का बिल्कुल आपने इंट्रो में भी कहा, पीपल्स पार्टी का बड़े अरसे से जब से सेनेट के अंदर अपोजिशन जीती थी उसी वक्त हमारा ये मुतालबा था और हमारी कोशिश थी। उससे पहले भी जो मराहल आए उसमें पीपल्स पार्टी की बात हमारे साथियों ने मानी और हमने उसमें सुरखरू हुए थे। तो हमारा मुतालबा उस वक्त भी था और हम समझते थे कि ये एक बेहतर रास्ता है, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर ये ऑप्शन पूरी तरह इस्तेमाल करने के बाद काम न करे तो फिर अगला ऑप्शन भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब ना हो सका। अब उस पर प्रिंसिपली तो जो मैंने मीडिया के जरिए सुना है, मेरी फर्स्ट हैंड तो मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रिंसिपली जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं वो भी इस बात पे राजी हैं, मुस्लिम लीग भी, जेयूआई भी। अगर ऐसा है
और इसमें कोई इत्तेफाक राय हो गया तो, क्योंकि मैं पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, इस पे राना सनाउल्लाह साहब भाई हैं, वो ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे कि उनकी जमात की मौक़िफ़ उसमें क्या है, और पार्लिमान के अंदर कोई मशावरती अमल अगर हुआ है तो यकीनन उस पर वो शामिल होंगे, उस पर मुझसे बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। मेरे पास उस मुशावरत का कोई अभी तक मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से आप ये तो बता सकते हैं ना कि टाइम फ्रेम क्या है, क्योंकि अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि टाइम का अभी तक तयन नहीं किया है, तो पीपल्स पार्टी के कोई टाइम है कि कब होना चाहिए हाउस तब्दीली? देखिए ना, पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि यस्टरडे हो जानी चाहिए, गुजरे हुए कल में तब्दीली हो जानी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जब अपोजिशन की जमातें इकट्ठी बैठेंगी, इस पे प्रिंसिपली एग्री कर जाएंगी, तो फिर वही क़यादत फैसला करेगी कि कब करना है, उसके मोडेलिटीज क्या होंगी, रिप्लेसमेंट क्या होगी, यकीनन फिर वही फैसला करेंगे। मैं उसके बारे में, अगर मेरे इल्म में कोई बात ऐसी हो भी तो मुझे नहीं बतानी चाहिए, मेरे पास है भी नहीं अभी, क्योंकि अभी तो हेरसे के ऊपर बातें हैं। ये बातें मैंने भी आपसे सुनी, मीडिया से सुनी, मेरी जमात के अंदर अभी इस पे कोई ओपन डिस्कशन नहीं हुई। मैंने गुजारिश की कि पार्लिमानी पार्टी की अगर कोई डिस्कशन हुई है तो उस पर राना सनाउल्लाह साहब ज्यादा बेहतर रोशनी डालें। तो राना साहब, ये जो दावा कर रहे हैं अयाज सादिक साहब की तैयारी मुकम्मल है, क्या वाकई ऐसी बात है? क्योंकि कुछ रोज पहले अयाज सादिक साहब ने एक और दावा भी किया था कि नवाज शरीफ साहब मिड जनवरी में वापस आ रहे हैं, मैं खुद लेकर आऊंगा। बाद में आप समेत कई लोगों ने कहा कि नहीं, जनवरी में तो वो नहीं आ रहे। तो क्या ये दावा दुरुस्त है कि तैयारी मुकम्मल है, सिर्फ वक्त का तयन करना बाकी है? देखिए, शहजाद कायरा साहब ने बड़ी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात की है, और उसके बाद उन्होंने जो है वो उन्होंने तो बॉल आपके कोर्ट में डाल दी है। घुमा दी है। हाँ भी मेरे कोर्ट में डाल दिया है। देखें, बाज़ वक्तों में या बाज़ औक़ात मीडिया को ज़रूरत होती है, ख़बर चाहिए होती है, और बाज़ औक़ात हम में से भी दोस्तों को ज़रूरत होती है कि कोई ख़बर बनाई जाए। ये तैयारी बिल्कुल अयाज सादिक साहब ने जो कहा है कि मुकम्मल है, ये बिल्कुल भरपूर तैयारी है, मुकम्मल है, और इससे पहले भी मुकम्मल थी, आज भी मुकम्मल है। लेकिन ये उस मुहावरे जैसी है कि मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मुकम्मल तैयारी है, लेकिन आधी तैयारी मुकम्मल हुई है और आधी तैयारी बाकी ये रहती है कि दूसरी तरफ से अभी कोई जो है वो तैयारी नहीं है या कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। नहीं तो राणा साहब, इस मौके पर जरा ये तो बताइए, क्योंकि आपने इशारा तो दी थी, लेकिन भाई मीडिया को तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर मिल जाती है। ये अयाज सादिक साहब खबरों में रहने के लिए बातें कर रहे हैं आजकल? नहीं, देखें, मामला ये है कि जब तक इत्तेहादियों में से कोई ग्रुप टूट के नहीं आता, हाँ, या पीटीआई के कुछ लोगों को हम टिकट का वादा नहीं करते, जिसके मुतल्लक बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उनके 22-23 लोग हमारे साथ राब्ते में रहे हैं जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन था, और उनमें से 11-12 लोगों ने वोट भी जो है वो हमें दिया, हमारे हक़ में दिया। लेकिन मामला ये है कि जब तक ये चीज़ें जो हैं ये बैठ के तय नहीं होती, उस वक्त तक तो भरपूर तैयारी है, बस ठीक है। नहीं तो उस तैयारी को आप चलाते रहें, वो चलती रहेगी। जब आप ना कह के ख़त्म हो जाती है, दिसंबर ख़त्म हुआ, फिर फरवरी आ गया, अब फरवरी के बाद फिर दोबारा एक और डेट आ जाएगी। हाँ, तो तैयारी तो ना हुई ना राणा साहब, ना इत्तेहादियों से कोई बात हुई है, ना श्योरिटी मिली है, ना पीटीआई के जिन लोगों को आप दावा कर रहे हैं कि वो आपके साथ आ गए उनको टिकट की एश्योरेंस मिली। तैयारी तो ना हुई ना, फिर तो वैसे ही स्टेटमेंट है जैसे कि जनवरी में मैं नवाज शरीफ को वापस लेकर आ रहा हूँ। देखें, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरी ये राय भी है और समझ भी है कि किसी वक्त भी हमारे पास नंबर पूरा अगर होता जी, या अब हो, आज हो या कल हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक लम्हे की ताख़ीर भी की जाए इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद करने में। ये बिल्कुल हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है कि जी हम नहीं चाहते, पीएमएलए नहीं चाहती। वो भाई, जितना अजाब मुल्क के ऊपर टूटा हुआ है, जितना अजाब हमारे ऊपर टूटा हुआ है, झूठे मुकदमे और बदतरीन घटिया तरीन इंतकाम, तो हम इस बात से कैसे जो है वो किसी वजह से भी पीछे रह सकते हैं? तो कायरा साहब, इसका मतलब आप अगर इन बातों से बाखबर नहीं है तो वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि तैयारी लग नहीं रही है। अयाज सादिक साहब का स्टेटमेंट ही लग रहा है, ना वो कह रहे हैं कि नंबर पूरे हैं, ना इत्तेहादी अभी तक अग्री हुए हैं, ना पीटीआई से जो लोग आने की हमारी तरफ बात कर रहे हैं उनको कोई एश्योरिटी है। तो इसका मतलब तैयारी ना ही समझे। फिर अगर बिलावल साहब कह रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली के लिए हमें आना चाहिए और कल आ जाना चाहिए था जैसे आप कह रहे हैं, कैसे आएंगे? नंबर तो पूरे नहीं है अभी तक, वो कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि शहजाद
जो चीजें आप मुझसे और राणा साहब से पूछ रहे हैं ना, मेरी दानिश में हम दोनों आपसे वो चीजें अभी मेरे इल्म में है नहीं, फर्ज करें, और राणा साहब अपने इल्म में होते हुए भी आपसे शेयर नहीं कर सकते। उनकी जगह अगर मेरे पास भी ये इल्म होता, मेरे भी इल्म में बातें होती, तो मैं भी आपके साथ उस तरह शेयर ना कर पाता, क्योंकि स्ट्रेटजी तो शेयर नहीं की जा सकती ना। आपकी खबर अपनी जगह, आपकी जरूरत और सवाल अपनी जगह, लेकिन हुकूमत के आप अदम एतमाद करने जा रहे हैं और मीडिया में बैठ के आप अपनी स्ट्रेटजी तो नहीं बता सकते कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि इस पे प्रिंसिपली हम एग्री कर गए, और मेरे तो लीडर की भी बहुत अरसे से कई दफा वो ये बात कर चुके हैं कि अगर हमारे साथी इस बात पे तैयार होते हैं और हम अदम एतमाद की तरफ चले तो मेरे साथी, मेरा वोट, मेरी तमन्नाइयां हाजिर है। बाकी राणा साहब ने आपको बिल्कुल पिन पॉइंट कर दिया है कि कुछ लोगों की बातें हैं, उनके साथ अब किस हद तक गुफ्तगू हुई है। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हाँ, वो रवाबित मौजूद है, उसमें कितनी इंश्योरेंस दी गई है, कितनी हो सकती है। मेरा ख्याल ये है कि साहब एक और बात भी हमने सुनाई, अगर ये दोनों जमातें आपस में, अपोजिशन की जमातें आपस में फैसला कर, दोनों नहीं सारी जमातें फैसला कर लें, JUI भी, बाकी जमातें भी, तो जो भी कमेटी छोटी सी बना दी जाएगी वो बहुत जल्द ये मामले तय कर पाएगी। उनसे राब्ते करने के लिए बहरहाल जरूरी होगा कि पहले अपोजिशन की जमातें बैठ के आपस में तय कर लेंगे अगर कि हाँ हमने ये करना है, और इसकी जो भी मोडेलिटी हो तय कर लेंगे और कोई कमेटी बनाते, तो ख्याल है कि ये काम आप बहुत आसानी से। साहब एक और भी बात कही है याद सादिक साहब ने, क्योंकि ये इतलात आती रही कि नून लीग तो बड़ी क्लियर है कि इन हाउस तब्दीली अगर होती है, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा, तो उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से ये खबर आती रही कि पार्लियामेंट जो है वो मुद्दत पूरी करे और फिर इलेक्शन हो। लेकिन इसमें अयाज सादिक साहब ये कह रहे थे इस क्लिप में कि जरदारी साहब ने अब उनको अश्योर करवाया है कि फायदा नहीं है इस पार्लियामेंट को कंटिन्यू करने का, ये तो सारा मलबा हम पर आ जाएगा, तो फौरी इलेक्शंस की तरफ हमें जाना चाहिए। इस बात पे आपकी जमात में कंसेंसस है कि फौरी इलेक्शन हो अगर इन हाउस तब्दीली की सूरत पैदा होती है तो? देखिए, दो बातें बड़ी सिंपल। पहली बात तो यह है कि हमारी क़यादत में से किसी बंदे की, किसी जिम्मेदार की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं है, ये हेर से आपने किसी से सुनी सुनाई बात की बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है। नहीं, वो कह रहे हैं जरदारी साहब ने मुझे खुद कहा है राजा परवेज अशरफ की मौजूदगी में। मैं मजाक करता हूँ, मैं उसकी मजाक करता हूँ। जरदारी साहब ने ये बात जो उन्होंने अयाज सादिक साहब के बकौल उनको कही है, ये उन्होंने मीडिया में कही है। ये बात उन्होंने एक तारीख पे पेशी में अदालत में आए, वहां से निकलते हुए मीडिया ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि इस गवर्नमेंट को जिसने अपने जिम्मे डालना है इस असेंबली से सब कुछ को फारग करके, तो वो तो अपने जिम्मे ये गंद क्यों डालेगा, ये खराबी क्यों डालेगा। ये बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने कह दिया था, उस पर बड़ी चहमगोइयां भी हुई थी। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी चाहती है, और हमारा पहले दिन से इस पर भी ओपन वॉकअप है, कि इस असेंबली से एक नई हुकूमत बहरहाल तश्कील दी जाए जो इतना सारा काम करे, स्पेसिफाइड एजेंडा हो, अगले इंतखाब के मुनसिफाना इनेकाद के लिए जो जरूरी लेजिस्लेशन है वो फौरी तौर पे इत्तेफाक राय से करे, क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में करे, और जो गलत तरीके से, जो बुलडोज करते हुए इस हुकूमत ने गलत कानून साजी की है, इलेक्शन कमीशन के हाथ को बांधने की कोशिश की है, उसको आजाद किया जाए, उसको खत्म किया जाए, और उस कानून साजी के फौरन बाद अगला इंतखाब कराया जाए। इसके ऊपर तो कोई भाम है नहीं, सिर्फ जितना अरसा है क्विकेस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो जरूरी कानून साजी, और वो भी इत्तेफाक राय से तमाम स्टेक होल्डर के करके और अगले इंतखाब का निकाल। आपकी जमात ये समझती है कि इतना कम से कम वक्त मिलना चाहिए पार्लियामेंट को कि कानून साजी की जाए, नई लेजिस्लेशन की जाए, कि इलेक्शंस को कैसे साफ और शफाफ बनाना चाहिए, इतना वक्त मिलना चाहिए, या वो भी आप समझते हैं कि जरूरी नहीं है? देखिए शहजाद साहब, मैं बिल्कुल कायरा साहब ने जितनी भी बात की है मैं उसकी तईद करता हूँ। अगर इन हाउस तब्दीली आती है तो बिल्कुल इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि अगले दिन ही जो है वो इलेक्शन की तरफ जो है वो जाया जाएगा। उसमें यकीनन कुछ अमूर तो होंगे कि जिनको तय करना जो है वो लाजमी होगा, और 2 माह 3 माह की जिसका मुद्दत का जिक्र किया। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बिल्कुल 2 टोक अंदाज में क्लियर करना चाहता हूँ कि अब ये इस किस्म की जो बहस चलती है, इस किस्म की जो गुफ्तगू होती है, और कोई दोस्त जो है वो अपने तौर पे अपनी समझ के मुताबिक, मैं बात कर रहा हूँ, कायरा साहब कर रहे हैं, ये कोई और दोस्त करता है, उससे अब ये जो तसर जा रहा है लोगों में, और लोग अब इस पूछ रहे हैं हमारे हलकों में भी कि जी आप अदम एतमाद क्यों नहीं करते।
वो भाई अदम एतमाद जो है कतन जो है ये हमारी ऑप्शन है। हमारे पास नंबर अगर इससे पहले पूरा होता, आज अगर पूरा हो, आने वाले कल को हो, उस स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करें ना करें, ऑन एयर करें ना करें, लेकिन अदम एतमाद का नंबर हमारे पास होगा, पीएमएलएन के पास होगा, तो बिल्कुल पीएमएलएन जो है वो अदम एतमाद के लिए जाएगी। ये तस्वीर देना कि पीएमएलएन जो है वो अदम एतमाद से पीछे हटती है और इस हुकूमत को कायम रखना चाहती है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं राणा साहब, ये जो हल्के में लोग आपसे सवाल करते हैं उनकी उम्मीदें बांधने वाले भी आप ही हैं ना। आप लोग कहते हैं हर बिल से पहले कि देखें इत्तेहादी इनको वोट नहीं देंगे, महंगाई है, बैड गवर्नेंस है, इत्तेहादी वोट नहीं देंगे। हर मौके पे आप उम्मीद लगाते हैं उनसे, लेकिन इत्तेहादी वोट करते हैं। इसलिए हल्के वाले आपसे सवाल करते हैं ना कि आपने तो ये दावा किया था कि नंबर पूरे हो जाएंगे, 20 लोग हमारे पास आ गए पीटीआई के, इत्तेहादी वोट नहीं देंगे। ये उम्मीदों की वजह से वो ये सवाल करते हैं आपसे बार बार। नहीं देखें शहजाद, हम कोशिश तो करते हैं, हम इत्तेहादियों से भी बात करते हैं, हम उनके मेंबर से भी बात करते हैं, हम ये कोशिश तो करते हैं। ये कोशिश हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, अपोजिशन का ये काम है। अपोजिशन ने आखिर कोशिश करनी है, बात करनी है, और अपोजिशन ने को जाके वहाँ असम्बली में कोई बंदूकें उठा के तो नहीं चले जाना। अच्छा, शेख साहब ने आज ये कहा है कि आप जो 23 मार्च का लॉन्ग मार्च है उसको 23 मार्च की जगह 4 दिन पहले कर लें या 4 दिन बाद कर लें। डेलीगेशंस आने हैं, OIC के गेस्ट आने हैं, परेड होनी है, तो वो सारा मामला ख़राब हो जाएगा, तो उस दिन ना करें। रिक्वेस्ट है रियासत की, पहले आप भी करते रहें कि यार धरना ऐसे वक्त पे ना दें कि फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हो, वो मुतासर हो। तो क्या ये बात मानेंगे आप शेख रशीद साहब की? शेख रशीद की कोई हैसियत नहीं है। वो ख़ुद भी वैसे बताता रहता है कि मैं गेट नंबर 4 का जो है वो कभी कहता है मैं चपड़ासी हूँ, कभी चौकीदार हूँ। अगर गवर्नमेंट इस बारे में कोई ख्याल है उसका, वो ख्याल अपना जो है उनकी को बात करना चाहती है, तो वो हमारी क़यादत से करे, PDM की क़यादत से करे, पीपल्स पार्टी की क़यादत से करे। गवर्नमेंट जो है वो वफद भेजे, दावत दे, बात करे। बात से तो कभी अपोजिशन ने इनकार नहीं किया। ये बात तो हमेशा हुकूमत की तरफ से हुई है कि जी ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, हम इनके साथ बात नहीं कर सकते, हम इनके साथ बैठ नहीं सकते। अपोजिशन ने तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद हमेशा जब भी जो है वो कोई पार्लिमानी या जमहूरी अंदाज से उसे एंगेज किया गया है, जो अपोजिशन ने हमेशा बात की है। तो 23 तारीख फ्लेक्सिबल डेट है, PDM इस पर गौर कर सकती है। जब 14 अगस्त को मार्च तहरीक इंसाफ निकाल रही थी 2014 में, आपने कहा कि देखें इंडिपेंडेंस डे है, ना इसको ख़राब करें, माहौल को ना बिगाड़ें। तो ये बात अगर वो कह रहे हैं कि 23 तारीख को ना करें, पीपल्स पार्टी के साथ करना है कर लें, 4 दिन आगे पीछे कर लें, तो इस बात पर फ्लेक्सिबिलिटी है? नहीं, पॉसिबिलिटी तो उसी सूरत में है ना जब गवर्नमेंट बात करेगी, गवर्नमेंट बात करेगी। ये शेख रशीद साहब के बयानात के ऊपर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इंटीरियर मिनिस्टर है, अहमियत है। ये मामला तो उन्होंने ही देखने ना सारे। इंटीरियर मिनिस्टर जिस तरह के हैं वो आपको पता ही है। अच्छा, एक आखिरी इशू पे भी मैं बात कर लूँ। कारी साहब, कुछ दिन पहले ये खत भी लिखा है कुरैशी साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को साउथ पंजाब में सूबे के हवाले से, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो 2012-13 में भी कोशिशें कर चुकी है इस हवाले से। तो वो कह रहे हैं कि कमेटी बनानी चाहिए, इस पे आगे काम करना चाहिए, जितना हमारे बस में था कर लिया हमने, अब बाकी आईनी तरमीम की जरूरत है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की सपोर्ट चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को भी खत लिखा गया है, तो क्या आप इसके हक में हैं अभी भी? और जो वो कह रहे हैं कि कमेटी बनाने के लिए 2 मेंबरान अपने नाम आगे कर दीजिए, क्या पीपल्स पार्टी ऐसा करेगी ताकि ये मामला आगे बढ़ सके? मेरे दानिश पे तो अपोजिशन की सारी जमातें इस बात के हक में हैं। मैं अपनी जमात की बात कर सकता हूँ, राना साहब अपनी करेंगे। मेरी जमात बिल्कुल इस बात में आइडिया के हक में है, और जब हमारी गवर्नमेंट थी हमारी तरफ से भी ये आइडिया था। हमने इसके ऊपर सेनेट से एक बिल भी, एक रेजोल्यूशन भी हुआ, एक बिल पास हुआ रहा था। पंजाब असेंबली में भी ये मामला डिबेट में गया, वहां पे भी इश्यूज हुआ, लेकिन हमारे पास वो मतलूबा नंबर नहीं था, इसलिए हम नहीं कर सके। उसके बाद मुस्लिम लीग के पास भी ये सूरत हाल रही, वो भी कमिटेड है के हद तक, तो कोई बंदा इससे इनकारी नहीं। लेकिन 3.5 साल तक हुकूमत इस मामले में खामोश रही, इस मामले में उन्होंने कोई काम पेशरफ्त नहीं की। और अब जब वो फंस गए हैं, इधर से उनके जाने के दिन आ गए, लोग इनको जान छुड़ाने के लिए हर हरकत, हर हरबा, हर कदम उठाने को लोग तैयार हो गए हैं। तो आइन के अंदर रहते हुए तो अब उन्होंने बहुत सारे बहाने शुरू कर दिए। कभी सदारती निजाम की बहस छेड़ते हैं, कभी जनूबी पंजाब की बहस छेड़ते हैं, कभी 4 मुस्लिम लीग के लोग जो हैं वो जाके कहते हैं कि जी हमारी खिदमत हाजिर है, हम वजीर आज़म बनने को तैयार हैं। ये सारी बहसें वो हैं जिसका मतलब सिर्फ चीजों को डिफ्लेक्ट करना है,
सदारती निजाम की बहस एक शोशा है, 4 मुस्लिम लीगी मेंबरान। यार अगर किस लॉजिकल बात है ना, अगर कोई बंदा फर्ज करे, पहली तो बात है ही कोई नहीं, अगर कोई बंदा जाके कोई बात करेगा भी तो वो अकेले जाके कहेगा ना जी मेरी खिदमत हाजिर है, मुझे ले ले। कोई 4 बंदे होंगे कि हम सारों में से किसी को ले लें? ये बात कोई लॉजिकल है, अकली दलील है? लेकिन उन्होंने एक बहस छेड़ी, सारा मीडिया भी। मैं चाहूंगा साउथ पंजाब पे जरा नून लीग का मौका, मैं इसी पे आने लगा हूं, मैं इसी पे आने लगा हूं। आपका तो मौका क्लियर है कैसा बहस जी। साउथ पंजाब की बहस उस बात पे, उसी का एक शाखसाना है, उसी के एक्सटेंशन है। सही। साउथ पंजाब के ऊपर अगर गवर्नमेंट का दुरुस्त रवैया है, देखिए ना बहुत दफा हुआ, राणा साहब इस पे ज्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे कि स्पीकर साहब के साथ बैठ के मीटिंग्स हुई, चीजें तय हो गई। स्पीकर साहब जब प्राइम मिनिस्टर के पास गए, डांट पड़ी, वहां से चीजें खत्म हो गई। वज़रा ने बैठ के कमेटियां बना के आए, बातें की और अल्टीमेटली वो बातें जाके जब वज़ीर आज़म साहब ने कहा मैं नहीं मानता, और खत्म हो गई। सही। आज तो कैसे वक्त कम रह जाएगा क्योंकि आप कह रही हैं डिफ्लेक्ट। एक छोटी सी गुजारिश, शाह महमूद कुरैशी साहब की अपनी छोड़ी हुई इस गुफ्तगू को तो कोई बंदा सीरियसली नहीं लेगा। अगर गवर्नमेंट में ये संजीदगी होती, संजीदा होते इस अमल से, एक तो पहले कर लिया होता और आज भी वजीर आजम के लेवल पे होता, अपने तरफ से वो इनिशिएटिव लेकर कोई कमेटी बनाते और जो ड्राफ्ट इनके पास कोई तजावीज का है उनके ज़हनों में, वो ड्राफ्ट सामने रखते ताकि अपोजिशन उस पर कोई सोच के बात कर सकती। अब इस तरह की गुफ्तगू तो एक नॉन सीरियस गुफ्तगू और नॉन स्टार्टर के तौर पे। अभी तो वो कह रहे हैं कि कमेटी हमें फॉर्मुलेट करनी चाहिए जिसके लिए 2 मेंबर्स नहीं, शाह महमूद इज नो बॉडी, शाह महमूद इज नो बॉडी, नॉट द गवर्नमेंट। वो तो अपनी हैसियत में बातें कर रहे होंगे ना। मैं तो कह रहा हूं कि अगर उनकी संजीदगी होती, आपने जो वजीर आज़म आप जो बात करें कि डिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, हमने तो पहले भी कोशिश की थी, पीपल्स पार्टी की जो काविश है वो तो हमारे सामने है। राणा साहब ने भी आज इसी किस्म की बात की कि 3.5 साल बाद इनको याद आया। लेकिन राणा साहब, पीपल्स पार्टी ये एतराज करे समझ आता है, आपके पास तो 2013 से 18 में 2/3 मेजॉरिटी पंजाब असेंबली में भी थी, आप आराम से कौमी असेंबली में भी ये काम कर सकते थे, मिल जाती 2/3 मेजॉरिटी, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करती, पीटीआई भी सपोर्ट करती। आप लोग तो बहरहाल इस हक में है नहीं कि साउथ पंजाब का सूबा बने, क्योंकि पहले कभी आप जब साउथ पंजाब सूबे की बात होती है, आप कभी कहते हैं भावलपुर को सूबा अलग से बनाया जाए, फिर आप कहते हैं हजारा सूबा बनाया जाए। तो नून लीग की खास दिलचस्पी इस मामले में लगती नहीं है पिछले आप देख लें 8-10 सालों में। नहीं, देखें, अगर आप ये कहें कि PMLN जो है वो नए सूबों के बनाने के हक में नहीं है तो ये बात गलत है। लेकिन अगर आप ये बात करें कि हम ये चाहते हैं कि बहावलपुर भी सूबा बने तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। बहावलपुर स्टेट जो है उसका स्टेटस जो है वो बहाल होना चाहिए। ये अगर यानी पाकिस्तान में नए सूबे बनते हैं तो सबसे पहला हक जो है वो बहावलपुर का फाइक है। हज़ारा सूबे के मतलब भी हमारा ये मुतालबा है कि उसको भी जो है वो पेश नज़र रखा जाए। देखिए, मामला ये है कि सूबे बनाने का मामला जो है वो इस तरह से होता है जिस तरह से ये कर रहे हैं। कभी रेजोल्यूशन ले आते हैं, कभी कहते हैं कमेटी बना दें, कभी अब ख़त लिख दिया है। ये ख़त जो लिखा है, ये ख़त भी, ये सदारती जो है वो निज़ाम का शोशा भी, और वो जो 4 बंदों की मुलाकात है, ये एक ही चीज़ है। ये सिर्फ ये डे टू डे जो है ना, ये चलते हैं ताकि इनकी जो नालायकी है, इनकी जो नाअहली है, ये जिस तरह से डबो रहे हैं मुल्क को, इकोनॉमी के साथ जो हाल किया है उसके ऊपर जो है वो मीडिया में डिस्कशन और लोगों तक जो है वो बात ना पहुंचे। मामला ये है कि अगर इन्होंने सूबे बनाने हैं, आप मुझे बताएं कि सूबा इस तरह से बनेगा। नहीं कारी साहब, राणा साहब, जब पहले पीपल्स पार्टी लेकर आई थी तो उस वक्त भी पंजाब में ये बनाए ना नेशनल कमीशन, सपोर्ट नहीं किया सेनेट में, क्योंकि उस वक्त उनके पास नंबर्स थे, वो वहां से बिल पास करवा गए। तो फिर करारदाद के बाद क्या होना चाहिए ना? उस वक्त भी आपको उसको मशरूत करते हैं हजारा से, सुन लेना शहजाद, भावलपुर से करारदाद के बाद सुन लें, करारदाद के बाद जो है ये फिर चीफ सेक्रेटरी के या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस बनाने से सूबा नहीं बनेगा, एडिशनल IG के ऑफिस बनाने से सूबा नहीं बनेगा। वहां पे जाके वज़ीर आला का ऑफिस बना दें बेशक। मामला ये है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनेगा। वही तो कह रहे हैं कि जो हमारे बस में था कि इंतजामी बुनियाद पर हम वहां पे सारे मामला तय तो बना दिया, बाकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज चाहिए ना। नहीं, मामला ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, ये हिंदुस्तान में, इंडिया में जो है वो कोई तकरीबन उन्होंने कुछ 16 सूबे बनाए हैं पिछले 74 सालों में, तो वो इस तरह से बने हैं। मामला ये कि जब तक एक नेशनल कमीशन जो है वो पानी के वसाइल का, फाइनेंस का और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ का, जब तक वो बैठ के जो है वो जायज़ा नहीं लेंगे, इसमें साल लग सकते हैं। तो उसके बाद जाके जो है ये सूबे बनते हैं। इस तरह सूबे तो नहीं बनते। बहुत वहाँ पे एडिशनल चीफ कमर ज़मान कायरा साहब एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इस पर मजीद बात करेंगे।
वेलकम बैक। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। एक हफ्ते के दौरान लाहौर और इस्लामाबाद में होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात के बाद वजारत दाखिला ने आज तमाम सूबों और मुतल्लिका इदारों को एक मरासला जारी किया है, जिसमें लाहौर धमाके के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और खतरात में इजाफे की वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज्यादा एहतियात बरतने और मजीद सिक्योरिटी के इकदाम लेने की हिदायत की है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर के खात्मे के ऐलान के बाद मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी के बाद यहां पाकिस्तान में छोटे मोटे गिरोह दहशतगर्दी की फिजा बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको नाकामी होगी। वफाकी वजीर दाखिला ने दहशतगर्दी में इजाफे की एक वजह सीपैक को भी करार दिया और कहा है कि दासू और बादशाह डैम का रास्ता रोकने के ख्वाह ताकतें भी दहशतगर्दी कर रही हैं। शेख रशीद अहमद ने यह भी कहा है कि कलअदम टीटीपी ने मुज़ाकरात में ऐसी शराइत रखी जो नहीं मानी जा सकती थी। इसके अलावा लाहौर धमाके के हवाले से शेख रशीद ने कहा है कि तहकीकात में मुजरिमों के करीब पहुंच गए हैं। अहम बात यह कि इससे पहले 18 जनवरी को इस्लामाबाद में पुलिस पार्टी पर फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस का एक हेड कांस्टेबल शहीद हुआ और इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। तशवीश की बात यह है कि 2021 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक, उनके आदाद शुमार के मुताबिक 2021 में औसतन हर महीने दहशतगर्दी के 25 वाकयात हुए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा देखा गया है और अगस्त के महीने में 45 दहशतगर्दी के वाकयात हुए। इसी तरह इस रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में भी तेजी आई है। 40% का इजाफा हुआ है ऑपरेशन में। दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पाकिस्तान के अमन के लिए कितना बड़ा खतरा है और पाकिस्तान में नॉर्मल होती जिंदगी पर यह वाकयात कितना असरअंदाज होंगे, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नईम साहब, एक कंसर्न है कि कहीं हालात दोबारा इतने खराब ना हो जाए कि 2014 और 15 वाली सूरत हाल हो जाए। इस हवाले से सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन्होंने इकदाम भी लिए हैं। आज वजारत दाखिला ने भी कहा है कि जो सिक्योरिटी है उसको मजीद बढ़ाया जाए, हाई अलर्ट पर कर दी है सिक्योरिटी। लेकिन मजीद आपके ख्याल में क्या ऐसे इकदाम लेने की जरूरत है कि हालात खराब ना हो और हम दहशतगर्दी के वाकयात पर काबू पा सकें? ये देखें, तशवीश वाली बात तो है। पहली बात तो ये है, अफसोस का मुकाम भी है। होता ये है कि जब 11-12 थ्रेट्स में से कोई 10 आप उनको डिफीट कर देते हैं, पकड़ लेते हैं, 1-2 फिर काम कर जाते हैं, तो नेचुरली कुछ ना कुछ हो जाता है और इसका दिफा नहीं किया जा सकता कि जी इतना तो हो सकता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे जो हालात हैं इर्द गिर्द के और अंदरूनी दोनों का मैं एक छोटा सा जमाली जायजा आपके सामने पेश करता हूँ कि हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क, उसके साथ हमारा बहुत ही गहरा मसला है कश्मीर का और पक्की दुश्मनी है उनके साथ। इसके साथ ये भी मिला लें कि हिंदुस्तान बहुत करीबी हलीफ है दुनिया की सुपर पावर का, अमेरिका का। दूसरी तरफ आ जाए, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है, आपको पता है कि कुछ ममालिक सख्त नाराज हैं उस बात पर, और जो सबसे ज्यादा नाराज है वो भी आपको मालूम है, भारत दूसरे नंबर पर है नाराजगी में। तो ये तो, और अभी तक आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर के हालात जो हैं वहां पर ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है अभी तक, ना ही फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। और एक चीज मैं अलबत्ता जरूर कहना चाहूँगा अपनी लीडरशिप से, चाहे वो लीडरशिप कहीं की भी हो, कि अगर आप डिफेंसिव रहे अपने एटीट्यूड में और बर्दाश्त करते रहे और अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करते रहे, ये पहले भी आपको बहुत महंगा पड़ा है। क्योंकि आपकी अच्छाई का आपको क्या फायदा हुआ है कि एफएटीएफ से आप निकल गए, या आईएमएफ ने कोई आपकी तरफ नरम लहजा अपनाया है, या किसी और ने जिनकी तरफ हम देखते रहते हैं कोई हमारी मदद की है, आपको अच्छे होने का कतन कोई फायदा नहीं हुआ। तो जरा बुरे बन के भी देख लें, अपना इंटरेस्ट का दिफा करें, और इतना ज्यादा जो है ना हर चीज को बर्दाश्त करना, हर चीज को डिफेंसिव करना, कितनी मस्जिदों का आप दिफा करेंगे, कितनी मार्केट्स का दिफा करेंगे, कितने स्कूलों का दिफा करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। आप में एक ऑफेंसिव स्पिरिट होनी चाहिए कि जहां से ये चीजें हो रही हैं, जब आपको पता चल जाता है, उनको तुर्की ब तुर्की जवाब दें, वो देखें फिर आपसे बात करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, लेकिन नईम साहब, जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, वो बात तो कोई नई नहीं है,
लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि जो वो भी हमसे अफगानिस्तान में जो हुआ है, जब फोर्सेस गई हैं, यूएस फोर्सेस, नेटो फोर्सेस, तो उसके बाद वो भी हमसे नाराज है। आप क्या उनका भी कोई ना कोई रोल देख रहे हैं इसमें? जी देखें, जब कोई बड़ा मुल्क नाराज होता है तो आपका क्या ख्याल है कि वो नाराजगी का सिर्फ इजहार करता है? नाराजगी को उनको मैनिफेस्ट करना होता है, नाराजगी को वो चेंज करते हैं अपने एक्शंस के साथ। और फिर इसमें कोई शक है कि अमेरिका और हिंदुस्तान के बहुत करीबी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, 12 मुआहदे हैं मेरे भाई इनके आपस में, बड़े गहरे किस्म के, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी है और इंटेलिजेंस में मुआवनत करने का भी है। तो ये तो इंटेलिजेंस की सारी गेम है जो ये चल रही है। और अगर सूरत में आप कह रहे हैं कि अच्छा बच्चा बनकर हमें कोई फायदा हासिल हुआ नहीं है, ना होगा, तो फिर क्या कर सकते हैं हम? चले इंडिया के हवाले से तो हमारे स्टेटमेंट भी आते हैं, अगर अमेरिका भी आप कह रहे हैं कि उसका भी अमल दखल हो सकता है, तो देखें अमेरिका के बारे में तो आप कुछ कर सकेंगे नहीं, साफ ज़ाहिर है कि वो बड़ा मुल्क है, उसमें सिर्फ ये कर सकते हैं कि ऐसी मराहत जो वो आपसे मांगते हैं, जो आप समझते हैं कि आप नहीं दे सकते, उसमें आपको थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है। लेकिन भारत के बारे में आप क्यों इतने मदद खाना है? मतलब ये कि वो उसने क्या कुछ नहीं किया आपके साथ। अफगानिस्तान की तरफ से आप पे हमले करता रहा, कुलभूषण आपने पकड़ा हुआ है जिसका आपको पता है कि वो क्या कर रहा है, और आपको इतने मौके मिले जब ये कश्मीर में चाइना और भारत आपस में कर रहे थे मामलात, इनका लड़ाई हो रही थी, आप चुप करके बैठे रहे। और वहां पर हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, उनका रेप हो रहा है, उनको रोज शहीद किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ तजारत करेंगे, दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा हमारी अपनी फॉल्ट लाइंस भी तो है ना, और जी, वो तो मैंने की वजह से भी जो है हमें ये दहशतगर्दी देखनी पड़ी, इंतहा पसंदी देखनी पड़ी। अब मिसाल के तौर पे एक अरसे से बड़ा कंफ्यूज नैरेटिव रहा है रियासत का। कभी कहते हैं कि अफगान तालिबान और टीटीपी एक सिक्के के दो रुख हैं, कभी कहते हैं कि नहीं, अफगान तालिबान तो पाकिस्तान के हमदर्द हैं या बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन टीटीपी उनसे बिल्कुल जुदा है। तो ये एक कंफ्यूज नैरेटिव रहा है। और अभी जब ये अफगानिस्तान से पुल आउट हुआ अमेरिका का, तो बड़ी एक उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि एक तो अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ ये उम्मीद थी कि इंडियन एम्बेसीज, काउंसलेट बंद हो गए हैं, एनडीएस खत्म हो गई है, तो अब उनकी सपोर्ट भी नहीं रहेगी टीटीपी को। लेकिन इन फैक्टर्स के बावजूद हम देख रहे हैं कि टीटीपी स्ट्रांग है, और इस वक्त सबसे बड़ा अगर हमें खदशा है या खतरा है तो वो तो टीटीपी से है। जी, पहली बात तो ये है कि जब आप कहते हैं टीटीपी स्ट्रांग है, तो इसको जरा उस वक्त के साथ मिलाइए जब यहाँ पर अशरफ गनी की हुकूमत थी और करज़ाई की हुकूमत थी, और अमेरिका वहां पर मौजूद था और हिंदुस्तान वहां पर मौजूद था। आपका खून बहा के उन्होंने आपको सफेद कर दिया, वी वर ब्लड वाइट, और इसलिए ये चंद हमले को उनके साथ नहीं मिलाया जा सकता। दूसरी बात ये है कि ये जो उम्मीद हमने लगाई थी, ये तो कसूर हमारा है कि 20 साल की तोड़ फोड़ का हम ये समझते हैं कि 5 महीने के अंदर अंदर, जबकि उनका मुकम्मल उस तरीके से कंट्रोल भी नहीं है, वो उन्होंने क्यों नहीं किया? शिकायतें मैं आपको फैक्टर गिनवा रहा हूँ हिंदुस्तान का जी, मैं फैक्टर गिनवा रहा हूँ अमेरिका का, उसकी तरफ उंगली उठाने की किसी की हिम्मत नहीं है। एक नई हुकूमत जिसको अभी 2 दिन नहीं हुए, उसकी तरफ सब उंगलियां उठा रहे हैं। आपके ख्याल में कौन चाहेगा सबसे ज्यादा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भिड़ जाएं? नंबर 1 हिंदुस्तान चाहेगा, नंबर 2 अमेरिका चाहेगा, और हम भी यही चाह रहे हैं, हम में से कुछ लोग ये चाह रहे हैं। अरे भाई, उनको मौका दें, अभी 5 महीने हुए, उनकी पूरी रिट कायम नहीं हुई है, उन्होंने कहा है कि हम अपनी जगह इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वो अपनी बात के ज्यादा पक्के हैं अमरीकियों और हिंदुस्तानियों के मुकाबले में। और एक और बात, ये जो आपने कहा कंफ्यूज हमें किए रखा, सही कह रहे हैं आप कि हमें सही तरीके से बताया नहीं गया। मैं आपको बताता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इन्होंने मुआवनत की है अफगान तालिबान की, अमरीकियों के साथ लड़ने में, वहां पे रहे हैं, इनके हो सकता है असला वगैरह देने में, और तरीके से भी मुआवनत की हो। लेकिन याद रखें कि अफगान तालिबान अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे लगातार, हमारी तरफ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, रॉ, CIA, NDS ने मिलकर हमारे ऊपर छोड़े हुए थे ताकि वो उनके अपने जो है ना वो पूरे करते। तो ये फर्क, जो एक कनेक्शन होता है वो और चीज होती है, जो फर्क होता है वो और होता है। मेरा ख्याल हमारी हुकूमत ये सही तरीके से समझाने में अवाम को नाकाम रही है, मैं मानता हूँ ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया। नईम खालिद लोधी साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना वायरस की 5वीं लहर दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। NCOC के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 11.10% तक पहुंच चुकी है, और पिछले 24 घंटों में कोरोना से 12 मरीज इंतकाल कर गए हैं, जबकि 1055 मरीज की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस की वजह से मुल्क भर में
नई पाबंदियों और एसओपीज का इतलाक कर दिया गया है। कल एनसीओसी के इजलास में मसाजिद, इबादत गाहों और तालीमी इदारों के लिए नए एसओपीज का निफाज पर इत्तेफाक किया गया है। इजलास में फैसला किया गया है कि मसाजिद और इबादत गाहों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। इबादत के दौरान 6 फीट के समाजी फासले को भी यकीनी बनाना होगा और इबादत गाहों में जाने के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। इसके अलावा एनसीओसी ने बुजुर्ग अफराद को घरों में इबादत और जुमे का खुतबा मुख्तसर करने की हिदायत की है। स्कूलों के हवाले से फैसला किया गया है कि अगले 2 हफ्तों के दौरान जिन शहरों में वायरस का फैलाव ज्यादा है वहां टेस्ट की शरह में तेजी से इजाफा किया जाएगा। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि जिन तालीमी इदारों और उनके एतराफ मुस्बत केसेस की शरह ज्यादा है वो तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद रखे जाएंगे और 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को 100% वैक्सीनेशन यकीनी बनाई जाएगी। इससे पहले एनसीओसी ने 17 जनवरी के इजलास में शादी और दीगर तकरीबात से मुताल्लिक भी अहम फैसले किए थे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन शहरों में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 10% से कम है वहां इंडोर और आउटडोर तकरीबात में 300 वैक्सीनेटेड अफराद को शिरकत की इजाजत होगी और जिन शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा होगी वहां शादी या किसी भी तरह के इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि आउटडोर तकरीबात में 300 लोगों की शिरकत की इजाजत दी होगी और उन सब के लिए भी वैक्सीनेटेड होना लाजमी होगा। अहम बात यह है कि अगर कोरोना वायरस पर काबू पाना है तो एसओपीज पर अमल दरामद करना जरूरी है। सूबे कैसे अमल दरामद करेंगे इन एसओपीज पर, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसान खबर। हसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बड़े शहरों में खास तौर पर देखा जा रहा है कि जो शरह है पॉजिटिव केसेस की उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से, लेकिन इस वक्त पंजाब भर में अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? क्या जो क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद है वो भी इतनी ही तेजी से बढ़ रही है? नहीं जी, क्रिटिकल पेशेंट्स की जो शहजाद साहब तादाद है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, अल्लाह का शुक्र है। और हमारे पास अभी एडिक्वेट कैपेसिटी है और हमारे पास जो ऑक्सीजन का स्टॉक है वो भी काफ़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम उन चीज़ों के ऊपर नज़र भी है और इंशाल्लाह पूरा कंट्रोल है। अब क्योंकि हसान साहब कल भी हमने देखा एक नया रिकॉर्ड बना जब से कोविड आया है पाकिस्तान में 7000 से ज्यादा केसेस से, तो हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़े, क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद बढ़े। हमें इस पर काबू पाना है जैसे पहले 4 लहरों पर हमने काबू पाया है। इसके लिए जरूरी है कि एनसीओसी ने जो गाइडलाइंस दी हैं, जो एसओपीज बनाए हैं, उस पर सूबे अमल दरामद करें। अब जरा बताइएगा कि कैसे बावर करवाएंगे कि महफिलों में मास्क पहन के जाएं लोग, और जो दावतें हो रही हैं अगर वहां पे उस शहर में 10% से ज्यादा है पॉजिटिविटी केस तो वहां पे इंडोर दावतें ना हो, 300 से ज्यादा लोग ना हो, कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे? अच्छा, बात मैं आपको बताऊं कि इससे पहले कि मैं एसओपीज के ऊपर आऊं, हमारा जो सेहत कार्ड का रोल आउट है वो भी इस वक्त 4 डिविजन्स में हो चुका है और बहुत तेजी से जारी है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा लोगों के पास ये सहूलत भी है कि अगर वो ज़रूरी समझें तो वो फिर बाकी जगह पे भी उनके अगर सिम्टम्स ऐसे हो तो वो अपना इलाज करा सकते हैं बाकी जगह पे भी जाके। तो हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उन पर लोड अब कम पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द हेल्थ कार्ड। अच्छा, एनसीओसी के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि उनके जो गाइडलाइंस आई उसकी रोशनी में पंजाब हुकूमत ने 20 जनवरी को 2 नोटिफिकेशंस किए हैं। एक लाहौर और रावलपिंडी के लिए किए हैं जिसमें पॉजिटिविटी रेशो ज़्यादा है और एक बाकी पंजाब के लिए किए हैं। और हमने पंजाब में फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी है इंडोर डाइनिंग के ऊपर, इंडोर फंक्शंस के ऊपर, इंडोर शादियों के ऊपर, और जो हमारे आउटडोर फंक्शंस हैं वो 300 लोगों से ज़्यादा की पाबंदी हो गई है। और वो 300 लोगों का जो फंक्शन है वो भी एसओपीज के साथ वैक्सीनेटेड लोगों के लिए होगा। इसी तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो बाकी जो तबकात हैं उनके लिए भी इशू कर दी गई हैं और इसके ऊपर अब स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट शुरू हो रही है। उसके अलावा हमने लोगों से अपील भी की है और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी अपनी जगह ख्याल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क पहनने हैं और इस लहर का मुकाबला जो है हमने पहले से भी बेहतर कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हम सबको इसमें जिम्मेदारी का सबूत देना है। अच्छा हसान साहब, कल एनसीओसी ने गाइडलाइंस जो है वो मसाजिद और इबादत गाहों के हवाले से भी दी हैं जिसमें उन्होंने एक तो कहा है कि समाजी फासला होना चाहिए 6 फीट का, फिर मास्क पहनना लाजमी करार दिया है, बुजुर्गों को एडवाइस की कि आप इबादत अपनी घर पे करें, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि सिर्फ जो वैक्सीनेटेड अफराद हैं वो दाखिल हो सकेंगे मसाजिद और इबादत गाहों में। तो कल असद उमर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं है कि आप लोगों को रोक सकें मस्जिद में आने से, लेकिन गाइडलाइंस एनसीओसी की आज भी बरकरार है। तो कैसे इसको हैंडल करेंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो चैलेंजिंग होगा कि किसी शख्स को आप एक तो चेक करें उसके वैक्सीनेशन कार्ड मस्जिद में दाखिल होने से पहले, और फिर अगर उनके पास कार्ड ना हो तो उनको रोक दें, आप मस्जिद में ना दाखिल होने दें। ये कैसे करेंगे आप?
अच्छा देखिए, ये देखिए प्रैक्टिकली तो करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जाहिर है कि इसमें एक सेंसिटिविटी है, रिलीजियस सेंटिमेंट इन्वॉल्व है जी। प्रैक्टिकली तो ये रेस्टोरेंट्स के लिए भी था और जगहों के लिए भी, और ये इन्फोर्स होता है और लोग चेक भी करते हैं और वो कोई मसला नहीं है। इधर मैं आपको एक बात बताऊं कि एनसीओसी की जो गाइडलाइन है उसकी रोशनी के अंदर जब हुकूमत पंजाब उसको नोटिफाई करेगी तो फिर वो एक इम्प्लीमेंटेबल रेगुलेशन होगी। ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये अभी नहीं हुआ, इस पर हम डिलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे शहरी जो है वो जिम्मेदारी का सबूत देंगे और अगर हम उन्हें दरख्वास्त भी करेंगे तो वो खुद इबादत गाहों में जाने से पहले ये इंश्योर करेंगे कि वो वैक्सीनेटेड हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी इंशाल्लाह मेंटेन करेंगे। ये लास्ट टाइम भी जब ये वेव आई थी आपको याद है कि मसाजिद में उस तरह से पहले इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी, लेकिन जैसे लोगों ने ये मैसेज समझ लिया उसके बाद उन्होंने इस पर पाबंदी शुरू कर दी थी और अब ये जो हमारी कौम है माशाल्लाह ट्रेंड भी है, 3 लहरों का मुकाबला कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह इस दफा भी बखूबी। लेकिन ये आप अहम बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एनसीओसी की गाइडलाइंस हैं लेकिन पंजाब हुकूमत ने नोटिफाई इसको नहीं किया, यानी अभी ये इन प्लेस नहीं हुआ है कि जिसके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है या वो वैक्सीनेटेड नहीं है उसका दाखिला ममनू कर दिया मस्जिद में या इबादत गाहों में, ऐसा नहीं किया है। जी देखिए, अभी जो आज मेरी बात हुई थी सेक्रेटरी सेहत से, अभी 20 जनवरी के जो नोटिफिकेशन है वो मेरे पास हैं, क्योंकि ये गाइडलाइन कल इशू हुई है, एक आध दिन डिलिब्रेट करती है गवर्नमेंट और उसके बाद उसको नोटिफाई करती है, तो पिछली तमाम चीजें नोटिफाइड हैं। कल जो फैसले हुए हैं उनकी रोशनी में जो मजीद डायरेक्शन इशू है वो भी नोटिफाई होना बाकी है। और स्कूल्स के हवाले से भी जो एनसीओसी ने कल गाइडलाइंस जारी की है वो भी उसमें भी इबाहम है कि किसको वो कह रहे हैं कि शरह अगर ज्यादा हो तो उन स्कूल्स को बंद कर दिया जाए। ये तो बड़ा क्लियर कर दिया है कि 12 साल से जो बड़े उम्र के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन लाजमी है, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि जिन शहरों में या उनके मज़ाफ़ात में अगर तादाद ज्यादा हो गई है पॉजिटिव केसेस की तो वो स्कूल बंद कर दें फिर। जी देखिए, वो तो हम स्कूल में टेस्टिंग भी कर रहे हैं ना, तो अगर कोई ऐसा स्कूल हमें मिलेगा जहां पर शरह बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसको बंद करने की ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन अभी तक हमारी जो बुनियादी गाइडलाइन है वो ये है कि 12 साल से उम्र के ज़्यादा जो बच्चे हैं वो फुली वैक्सीनेटेड और वो अटेंड करें, और 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो स्टैगर्ड उनके। लेकिन ये जो है ये अब हम टेस्टिंग अपनी जो है स्कूलों में बढ़ा रहे हैं, और हमारी जो स्कूलों में वैक्सीनेशन थी पहले भी वो 85% से ज़्यादा थी और अब उसको हम मजीद तेज़ी से आगे लेके जा रहे हैं ताकि वो 100% पे आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन खान के साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।